सो दिस इज द फ्री गाइड टू सक्सेस इन ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा। पहला ये है कि व्हेन आई से इट्स अ फ्री गाइड टू सक्सेस इन ग्राफिक डिजाइन में सक्सेस पाने का कोई एक तरीका नहीं है, ये उनमें से एक तरीका जो मुझे पता है काम करता है, और ये मेरे लिए काइंड ऑफ काम कर रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि मैं सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूं, क्योंकि मुझे 5 साल और मेहनत करनी है। और बाय सक्सेसफुल आई डोंट मीन कि 12 लाख रुपए की सैलरी होगी, 14 लाख, दैट्स नॉट सक्सेस। सक्सेस का डेफिनेशन हम लोग मनी से नहीं करेंगे, सक्सेस का डेफिनेशन हम लोग एक पोजीशन इन सोसाइटी से कर रहा हूं मैं, जहां पे तुम जो बोल रहे हो उसका एक बहुत बड़ा वेटेज होता है, ठीक है, और लोग तुम्हें सुनते हैं। तीसरा, ये जो एंटायर प्रेजेंटेशन है वो उनके लिए काम नहीं करेगा जिनके पेरेंट्स क्रिएटिव इंडस्ट्री के ऑलरेडी पार्ट है, या फिर कोई रिलेटिव क्रिएटिव इंडस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि ये तुम जानते हो और तुम्हें इतना वैल्यू मिलेगा नहीं इस चीज का। और मे बी तुम्हारे लिए दुनिया टेक्निकली डिफरेंट होती है, वो उनके घर में बचपन से उनको टूल्स और सब कुछ का पता होता है, उनको पता होता है कि क्या चीज कैसे काम करती है इंडस्ट्री, पाइपलाइंस की नॉलेज होती है, क्योंकि पेरेंट्स वेरेंट्स ऑलरेडी है इंडस्ट्री का। एक फाइनल रिक्वेस्ट है कि सब लोग ना अपना माइक्स बंद रखना, बिकॉज मैंने 8-10 लोग एक्सपेक्ट करे थे और 90 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है। आई डोंट नो कितने शो अप करने वाले हैं, बट अगर मैंने एक्सपेक्ट करा था कि अपन ना इंटरैक्टिव सब कुछ करेंगे, एक प्रेजेंटेशन होगा, एवरी स्लाइड ऐसे 8-10 स्लाइड्स होंगे और फिर अपन एक स्लाइड खोलेंगे, डिस्कस करेंगे, लोग अपने ओपिनियन शेयर करेंगे, डाउट शेयर करेंगे, तो वैसे करके इंटरैक्टिव हो जाएगा। बट 90 लोग 90 लोग अगर अपना माइक ऑन करके बोलने लगे तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाएगा। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि तुम अपना सब कुछ, जो भी क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट कैसा भी आ रहा है, उसको तुम कमेंट्स में डाल दो। एंड के 30 मिनट्स में मैं क्वेश्चंस सारे आंसर करने का ट्राई करूंगा, वरना मेरे डीएम्स ओपन है। मैं लिटरली जिसने भी डीएम करा हुआ है पता है, मैं वॉइस नोट पे जवाब दे देता हूँ इंस्टेंटली, बिकॉज अभी इतने डीएम्स नहीं आते मेरे को, लाइक 8-10 ही आते दिन के, बट दैट्स गुड। अगर दिन के 100 आएंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा वो। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक बहुत बड़ा ट्रूथ ये है कि ग्राफिक डिजाइन तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम पैसे कमाने के लिए सोच रहे हो वेरी क्विकली, ठीक है। इट्स नॉट अ क्विक थिंग, इट टेक्स टाइम, और एक टाइम के बाद से तुम्हारे पास बहुत पैसा आता है। द रीजन बीइंग इज दैट एक टाइम के बाद तुम्हें कुछ कुछ चीजें, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके बाद इक्विटी लेना, उसके बाद लाइक परसेंटेजेस में तुम बात करने लग जाते हो, तो उसकी वजह से तुम्हारी जो अर्निंग होती है वो ना क्या कहते हैं, एम्पलीफाई हो जाती है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम B2B सेल्स के अंदर जाओ अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं। B2B कंस्ट्रक्शन में जाओ भाई। तुम सोचो, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर कोई ऑफिस का स्पेस है 10 करोड़ में तुम बेच रहे हो और तुम्हें उसमें से 5% भी मिलता है अपना कमीशन, तो तुम सीधा सीधा तुम 50 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्राफिक डिजाइन नहीं है फिर उनके लिए जिनको क्विक मनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि मैंने देखा भी नहीं बोलूंगा, मेरे बैच में लोग ऐसे थे जिनका आंसर ये था कि हमें लगा पढ़ना नहीं होता इसीलिए ग्राफिक डिजाइन करने लगते हैं। तो ग्राफिक डिजाइन को एज अ फन करियर मत देखो, ये बहुत ज्यादा एजुकेशनल है, इसमें स्किल सीलिंग बहुत ज्यादा हाई है, बहुत पेशेंस ड्रिवन है। ये दिक्कत वाली बात ये है कि ये एजुकेशनल है बट इसकी किताबें पूरी स्कैटर्ड है, कोई एक किताब नहीं होता। इसी वजह से लाइक ग्राफिक डिजाइन इज द लीस्ट फन करियर आई वुड सजेस्ट, क्योंकि बाहर की दुनिया को लगता है कि वो सुंदर चीजें बन रही है, बट अंदर का जो हाल है वो हमें पता होता है। ग्राफिक डिजाइन सीखने का या कोई भी डिजाइन करियर का ना एक ऐसा कर्व होता है, ठीक है। वो मनी एंड टाइम वाला कर्व के साथ मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तुम जब स्टार्ट करते हो तो तुम लाइक एकदम लाइक टाइम के हिसाब से तुम्हारे पास मनी होता नहीं है, बिकॉज तुम जनरली मनी डाल रहे हो, राइट, अपने अपने कोर्सेज वगैरह में, या फिर तुम सीखने पे पैसे डालते हो, या फिर लेट्स से तुम काम करते हो और लोग तुम्हें पैसे नहीं देते तो तुम सीखते हो उस पूरी चीज के साथ। एंड देन ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या होता है कि एक ना छोटा सा डिप आता है जब तुम्हें लगता है कि भाई ये मेरे लिए नहीं है, मैं निकल जाता हूँ। वो पीरियड अगर निकल जाता है ना, फिर धीरे धीरे तुम क्लाइम करने लगते हो। मैं बोलूंगा कि मैं कुछ यहाँ पे हूँ, ठीक है, और यहाँ तक पहुंचने में मुझे तो 10 साल लगे, ठीक है। ऑल्सो बिकॉज कि मुझे स्टार्टिंग में किसी ने बताया नहीं था कि एक ऐसा पाथ भी हो सकता है, इस पे तुम फॉलो करोगे तो मे बी मिल सकता है तुम्हें सक्सेस। सो या एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ग्राफिक या डिजाइन या कोई भी फील्ड का डिजाइन एक कोर्स
से तुम नहीं सीख सकते हो, तुम्हें बहुत कोर्सेज लेने पड़ेंगे, बहुत बुक्स पढ़ने पड़ेंगे और बहुत लोगों से बातें करने पड़ेंगे। अब डिजाइन के अंदर ना तीन तरह के लोग देखे हैं मैंने। एक थिंकर होता है, एक डूअर होता है और एक मैनेजमेंट वाला बंदा होता है। ठीक है, और अपने को ये समझना है कि ये तीन में से हम कहाँ पे फिट होते हैं। और ये तीन क्या है मैं आगे जाके बात करूंगा इसमें। याद रखना ये तीन चीजों में से एक तुम लोग को बनने का है एटलीस्ट। हाँ, अगर तुम थिंकर और डूअर दोनों बन जाते हो फिर तो तुम भाई तुम मेरे जितना अच्छा हो सकते हो। सो ग्राफिक डिजाइन ना फेजेस में सीखा जाता है। मैं ये लाइक काइंड ऑफ लाइक थोड़ा अवॉइड करना कि कुछ कुछ फेजेस साथ में ना आए, बट हाँ आ सकता है। इट माइट वर्क फॉर यू, इट माइट नॉट, इट डिड नॉट वर्क फॉर मी। रीजन भी इसकी मैं बर्न आउट हो जाता था बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब ये बहुत काम हो जाता है। अगर मान लो तुम एक जॉब कर रहे हो एजेंसी के अंदर और फिर उसके बाद फिर तुम जाके साइड में फ्रीलांस करते हो, तो रात रात तक तुम सो नहीं रहे हो, दिन में एजेंसी सोने नहीं दे रहा है, और फिर वीकेंड्स पे एजेंसी भी काम करा रहा है और फिर फ्रीलांस भी हो रहा है, तो तुम इंस्टेंटली बर्न आउट हो जाते हो। और लिटरली तुम ना वहां पे ये होता है कि वहां पे ये जेंजी वाला टैग लग जाता है, जहां पे वो बोलते हैं ना कि आजकल के जेंजी में तो काम करने का वो तरीका ही नहीं है, ये नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो जस्ट तुम बर्न आउट हो जाते हो बहुत ज्यादा जल्दी। प्लस एनीवेज कंटेंट तुम इतना हम लोग इतना कंज्यूम कर ही रहे हैं, तो उसकी वजह से भी और बर्न आउट होता है। जहां पे हम देखते हैं कि भाई 20 साल में लोग सक्सेसफुल हो गए, वट एवर इट इज, या तुम्हारे दोस्त लोग ज्यादा कमा रहे, तो इट्स लाइक जस्ट फेजेस को थोड़ा सा स्पेस आउट करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटल हेल्थ। हाँ, अगर बहुत स्ट्रांग मेंटल है तो गो ऑन, मना किसने करा। ठीक है, तो एक एक करके अपन फेजेस समझेंगे। पहला फेज जो है वो है डिजाइन फाउंडेशन। इस डिजाइन फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा जब तुम ये डिजाइन फाउंडेशन अपना बना रहे हो, प्लीज कोई जॉब मत करना, कुछ मत करना। ये यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ध्यान लगाना है और अपने अपने को समझने का एक डिटेल कॉन्सेप्ट में। और सबसे पहला चीज होता है डिजाइन थिंकिंग। देख, ये कुछ नहीं होता, ये बेसिकली ना एक एक सवाल होता है, हम पूछते हैं कि वाई ये हो रहा है। हम लोग को ना डिजाइन सुंदर चीजें बनाने के लिए नहीं, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम प्रॉब्लम कैसे क्रिएटिवली सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक पाइप है, उस पाइप में ऐसे कुछ कचरा जम गया, तो प्लम्बर क्या करेगा, वो कचरे को निकाल देगा वो चीज। हम डिजाइनर्स का काम वैसा नहीं होता, वो वन लीनियर वे नहीं होता। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पाइप में फर्स्ट हैंड में कचरा आया है क्यों। क्या स्टार्टिंग में फिल्टर लगा सकते थे हम लोग जिससे ये चीज एंटायरली स्टॉप हो सकता है, या फिर एक पाइप की जगह दो पाइप से हम लोग करें। तो ऐसे मल्टीपल सॉल्यूशंस का तुम्हें पता लगेगा, तुम सिर्फ सिंपली वाई पूछते हो, क्यों क्यों ये चीज हो रहा है। और दूसरा चीज ये होता है कि इसमें तुम ह्यूमन सेंट्रिक के डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो। मतलब तुम ये देखते हो कि एक इंसान के लिए बेस्ट कैसे डिजाइन होता है। अगर तुम एक चेयर बना रहे हो तो तुम बैठते हो उस चेयर में, और कम से कम 2-3 महीने तक तुम बैठते हो, तुम देखते हो कि क्या तुम्हें बैक पेन हो रही है, कहाँ पे क्या वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। और ये सब कुछ बेसिकली तुम लोग समझते हो डिजाइन थिंकिंग के अंदर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्केल मैंने एक बनाई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। लाइक मोस्ट डिजाइनर्स ये नहीं कर रहे होते। इसको यूज करके तुम बन सकते हो थॉट लीडर। जब तुम्हें सामने से कोई बोले कि हमारे लिए ना सोशल मीडिया पोस्ट बना दो, तो तुम पूछते हो क्यों, क्यों चाहिए सोशल मीडिया। फिर वो बोलता है कि नहीं हमारी ये कैंपेन हो रही है। फिर तुम पूछते हो अच्छा ये कैंपेन का आउटकम क्या है। तो फिर वो बोलते हैं हमें सेल क्रैक करनी है। तो फिर तुम पूछते हो अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम डिजिटली एड्स रन करके सेल क्रैक कर लोगे। फिर वो बोलते हैं कि पिछली बार करा था तो नहीं हुआ। फिर तुम पूछते हो तो क्यों, क्यों तुम लोग फिर वापस से वही चीज करना चाहते हो, कोई और मेथड क्यों नहीं एक्सप्लोर कर रहे हो। फिर वो बोलेगा बजट कम है। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे तुम क्यों पूछते जाओगे, तुम्हें और क्वेश्चंस ना अनलॉक होगी। ये स्किल होता है डिजाइन थिंकिंग का। कोर्सेरा पे मिल जाएगी तुम्हें तुम्हें वो भी मिल जाएगी, क्या कहते हैं, एक तो इंटरेक्शन डिजाइन फाउंडेशन है, वो सबसे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ना वन टाइम फीस होता है। एंड उससे तुम्हें बहुत सारे वो मिल जाएगा, लाइक कोर्सेज एंड ऑल, और भी बहुत यूएक्स यूआई वगैरह के कोर्सेज मिलते रहते हैं उसमें। एंड अच्छा रहता है, लाइक इट्स अ गुड गुड कोर्स बिकॉज वो कंप्लीटली वीडियोस नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने देता है तुमको, वैसे टाइप है। दूसरा चीज होता है एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। ये कुछ नहीं होता है एलिमेंट्स, तो एक एलिमेंट्स के अंदर होता है तुम्हारा एक पॉइंट होता है, लाइन होता है, फिल होता है, ठीक है, और ये स्ट्रोक होता है। ये यही चार चीजें होती है मतलब जिससे तुम डिजाइन एग्जीक्यूट करते हो।
प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन हाउएवर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसकी डिफिकल्टी उतनी नहीं होती। इसके अंदर होता है तुम्हारा बैलेंस, रिदम, उसके बाद फिर तुम्हारा हो गया ये, और क्या क्या था यार, फ्लो, डायनेमिज्म, स्टैटिक, ये चीजें होती है जहां पे तुम ये वर्ड्स को समझते हो। प्रिंसिपल और भी होते हैं, एक होता है जैसे जेस्टॉल्स लॉ हो गया, तो ये सब बहुत सारे लॉज ऑफ डिजाइन वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। इनके भी कोर्सेज वगैरह तुमको इंटरेक्शन डिजाइन फाउंडेशन में मिल जाएगा, बट आई लाइक बेसिकली थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। मेरे केस में कोर्सेज रिकमेंड करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैंने डिजाइन स्कूल में करी है, तो मेरे को तो इट वाज सर्व्ड ऑन अ प्लेटर लिटरली। मेरे को बताया कि ये क्लास में जाओ, उठ के इस क्लास में जाओ, ये रहा एग्जाम लिखो, ये रहा प्रोजेक्ट बनाओ, जिससे तुम्हें ये समझ आ जाएगा। थर्ड, कलर थियरी। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, एक तो साइकोलॉजी ऑफ कलर ये वगैरह हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने आईज को ट्रेन करो कलर करने का। तो एक एक्सरसाइज बताता हूँ, वो बहुत बहुत काफी कूल है, काफी पेशेंस ड्रिवन है। धूप में करना है एक्सरसाइज। तो एक कटोरी ले ली, ठीक है, उस कटोरी के अंदर अपने भर ली कोई एक कलर की पेंट, एक्रेलिक का पोस्टर। तो एक एक कटोरी के अंदर तुमने नीला पेंट लगा लिया, नीला मत करना, नीला सबसे ज्यादा टाइम लेता है। लाल ले लिया, मान मान के चलो, लाल बहुत सेंसिटिव होता है, तो बहुत सारा लाल लेना पड़ेगा। फिर एक कटोरी, एक पूरा भर के बड़ा सा डब्बा काला पेंट रखना है और व्हाइट पेंट रखना है। तो तुमने ये करना है कि एक ड्रॉपर लेना है, ड्रॉपर में से एक बूंद काला पेंट एक कटोरी में डालना है, फिर उसको अच्छे से एकदम स्टर करो और उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर एक पेंट ब्रश लो और एक स्वॉब मारो, ठीक है, एक पेपर के ऊपर A3 शीट, वो ड्राइंग वाली शीट आती है, उस पर एक स्वॉब मारो। उसके बाद फिर एक बूंद काला डालो। ऐसे तब तक करो जब तक कि लाल से काला ना हो जाए और लाल से सफेद ना हो जाए। उससे तुम्हारी ना आईज ट्रेन होने लगेगी कि ज्यादा कलर्स देखने की उसमें। तो ये बहुत रोए थे अपन, तो रोना आएगा, बट हाँ करना है इसको। चौथा सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है, वो है आर्ट हिस्ट्री। ठीक है, आर्ट हिस्ट्री तुम्हें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड तुम्हारी एज अ डिजाइनर वैल्यू तभी बनेगी जब तुम्हारी टेस्ट होती है। जब तुम HNIs वगैरह के साथ बैठोगे और पेंटिंग गैलरी वगैरह में जाओगे, तो तुम्हें पता होगा कि यार ये ना कुछ इस वाला चीज से, मतलब इस वाले पीरियड से आया है। तो तुम थोड़ी कल्चर और टेस्ट, अपना स्टाइल वगैरह, विजुअल स्टाइल वगैरह डेवलप करने लगोगे। अभी इसके अंदर ना एक चीज ये होता है कि इसको सीखने के लिए पहले तो तुम यूरोप की आर्ट मूवमेंट्स देखो, रेनेसांस से स्टार्ट करो, फिर वहां पे डाडाइज्म आता है, सरेलिज्म आता है, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, ये सब कुछ आता है उसके अंदर। और यही नहीं, तुम जाओ जैसे दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, तो वहां पे जाओ, वहां के आर्टिस्ट के नाम ले लो, आर्टिस्ट के बारे में पढ़ो। जो जितना तुम पढ़ते हो ना, उतना तुम्हें पता चलता है कि वो एक आर्ट आज ऐसा दिखता है, एक स्टाइल, वो कहाँ से आया है। तो वो जब तुम्हें हिस्ट्री का पता लग जाएगा ना, तब तुम ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे आर्ट का, फिर वो चीज अपने काम में अप्लाई कर पाओगे। इसका डिफिकल्टीज बेसिकली बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है आर्ट हिस्ट्री के ऊपर, तो थोड़ा सा ज्यादा है। पांचवा एक स्किल सेट और एक स्टडी मटेरियल टाइप में मिक्स्ड है, इट्स कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन एक तरीका है जहां पे तुम कोई भी चीज लेते हो, उसको बेसिक फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करते हो। जैसे मान के चलो तुमने उठा लिया, एक किसी ने पोस्टर बनाया है, उस पोस्टर को तुम डालोगे तो तुम वहां पे लिखोगे तुम क्या कलर्स देख पा रहे हो, क्या टेक्निक यूज करी गई है यार, क्या क्या फॉर्म्स है, क्या क्या शेप है, क्या चीज ब्लेंड हो रहा है, और उनकी ना थोड़ी थोड़ी मीनिंग्स तुम समझ लो कि यार आर्टिस्ट ने ऐसा क्यों करा है, इससे क्या पता चल रहा है, क्या इससे कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा हाईलाइट हो रही है जो मेरे आंखें पहले पढ़ रहा है। तब ये सब चीजें जब तुम डीकंस्ट्रक्ट करने लगते हो ना, तो तुम जब रेफरेंसिंग कर रहे होते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, तो तो वो जो रेफरेंस बोर्ड है उसके अंदर 50 पिक्चर नहीं, उसके अंदर 5 पिक्चर रखो, और उस पिक्चर के अंदर क्या कैसे करके वो पिक्चर कंस्ट्रक्ट हुई है, उसको जब तुम डालते हो ना, तो तुम्हारे पास टेक्निक्स होती है जिससे तुम बेटर विजुअल्स। हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं बोलूंगा मैं यार, बिकॉज रिवर्स इंजीनियरिंग इट्स लाइक कि डिजाइन, हाँ मतलब तुम्हारे लिए रिवर्स इंजीनियरिंग, डिजाइन प्रोसेस में रिवर्स इंजीनियरिंग मत करना, आई एम अगेंस्ट दैट। छठा होता है कि डिजाइन राइटिंग हो गया। डिजाइन राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारा जो माइंड होता है ना, वो एक फ्री मूविंग स्पेस है, ठीक है, और क्रिएटिव माइंड है, तो तुमने ज्यादा चीजें देख रखी होगी और तुम्हारी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स वैसे ही ज्यादा होती है। तो इतना कुछ माइंड में होता है, और जब तुम बोलने जाते हो ना, तो मतलब हर चीज मिक्स हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता। जैसे कि ये प्रेजेंटेशन, राइट, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में थी, और
अगर मैं ऐसे करके एक्सप्लेन करने जाता तो आगे पीछे होता और फिर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता। तो इससे हर चीज ना एक लिनियर वे में लग गया है। सातवां है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये स्केचिंग नहीं है। स्केचिंग में तुम आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पे तुम अपनी जो आइडियाज है उसको पेपर पे डालना सीखते हो। एंड पेपर मतलब एक्चुअल पेपर नहीं, यू कैन गो हैव अ डिजिटल टैबलेट, लाइक मैं ये यूज करता हूँ वैकॉम में मेरे पास। तो पेपर पे या कहीं भी तुम डाल सकते हो। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर तुम्हें लाइक पोर्ट्रेट्स एंड, अगर तुम पोर्ट्रेट्स एंड स्केचिंग करते हो इट्स ग्रेट, तुम्हारे लिए बहुत इजी पड़ेगा। बट जो बाकी लोग हैं वो ना कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। एक एक बंदा है, उसका नाम है स्कॉट रॉबर्टसन, उसने एक बुक बनाया है, उसका नाम है हाउ टू ड्रॉ। अगर वो बुक मिल सकता है, वो बुक खरीद लो। उसके अंदर ना तुम्हें टेक्निकल स्टैंड पॉइंट पे कैसे ड्राइंग करते हैं वो पता चलता है। जैसे कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, कर्व्स कैसे बनाते हैं, कर्व्स को रेप्लिकेट कैसे करते हैं 3D स्पेस में। उसके बाद 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये सब कैसे करते हैं वो तुम्हें पता चलेगा। एंड एज अ एज अ डिजाइनर इसका जो इसमें अगर तुम बहुत एडवांस कर जाते हो तो तुम इलस्ट्रेटर भी बन सकते हो बेसिकली। एंड आठवां है डिजाइन प्रोसेस। देख, फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है। एक ब्रीफ मिलती है, एक रिसर्च करते हो, आइडिएशन करते हो, तुम एग्जीक्यूट करते हो पूरा चीज के ऊपर। अब वो कैसे होता है वो डिपेंड करता है, बहुत सारे मेथड्स ऑफ डिजाइन होती है। जैसे हमारे कॉलेज में सिखाया था विजुअलाइजेशन इन प्रोडक्ट डिजाइन, उसको वीआईपी मेथड ऑफ डिजाइन कहते हैं। जहां पे स्टार्ट ही होता है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने का एक तरीका होता है। तो इट इज देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग। सेकंड होता है जैसे आईयूटी मेथड ऑफ डिजाइन हो गया। जैसे कोई भी डिजाइन प्रोसेस है तुम्हारा, ठीक है, कि तुम रिसर्च कर रहे हो, तो तुम आई, यू और टी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो। जैसे आइडेंटिटी आई, यू से यूजर एंड टी से टेक्नोलॉजी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हर हर स्टेप जब तुम लेने लगते हो तो तुम्हारा जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बहुत बैलेंस्ड एक चीज बनता है इन तीनों के कॉम्बिनेशन का। ऐसे बहुत सारे डिजाइन प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं। हमारा तो बहुत अलग है, हम यंग्स मॉडल को यूज करते हैं अपने डिजाइन प्रोसेस में। वो मैं नहीं बताने वाला, वो भाई दिमाग फ्लिप हो गया हो जाएगा। वो आधी तो मुझे ही समझ नहीं आती, क्योंकि कार्ल यंग का वर्क इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब ये चीज तुमने सीख लिया है, और फेज 2 में है स्किल सेट। अब ये जो स्किल सेट्स है, इसके अंदर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जाके फोटोशॉप सीख लो या इलस्ट्रेटर सीख लो या कोरल सीख लो या जो भी सीख लो, कुछ भी सीखना है सीख लो। बट हम देखेंगे थोड़ी एप्लीकेशन एंड व्हाट इंडस्ट्री नीड्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंडस्ट्री को वेक्टर चाहिए। वेक्टर एक मैथमेटिकल चीज होती है जहां पे लेट्स से कंप्यूटर बता देता है कि इस पॉइंट पे एक ब्लैक डॉट है। अब उस पॉइंट पे तुम जितना भी जूम कर लो वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से काम करता है, वो फटता नहीं है, पिक्सल नहीं फटता है। तो वेक्टर से तुम लोगोस बनाते हो, लाइक पोस्टर्स बनाते हो, एंड लाइक यू कैन डू इलस्ट्रेशंस एंड व्हाटएवर यू वांट। दूसरा चीज होता है मॉकअप्स। मॉकअप्स के अंदर तुम क्लाइंट को हेल्प करते हो विजुलाइज करने में कि तुम्हारा लोगो कैसे दिखता है। और मॉकअप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, बिकॉज तुम जब डिजाइन कर रहे हो ना तो तुम्हें सेल करना है ना ऐसे कर। तो वो चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए मॉकअप्स, ठीक है। तीसरा चीज हो गया कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन इज बेसिकली ऑलरेडी प्रीसेट तरीके होते हैं, तुम अपना बना सकते हो। बट इतने सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो जैसे थर्ड फोटोग्राफी के अंदर हो गया, फ्रेम इन फ्रेम एक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी टेक्निक्स एग्जिस्ट करते हैं, जिससे ना तुम जब कोई क्रिएटिव बनाते हो तो वो बैलेंस दिखेगा। और ये जब तुम किसी पेज के ऊपर डालते हो तो वो बन जाता है लेआउट। तुम्हारा लेआउट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, फोटो एंड टाइप। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को जब तुम प्रेजेंट करते हो तो वो लेआउट हो गया। फोटो एडिटिंग इज अ ग्रेट स्किल टू हैव, बिकॉज एस्थेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोलाज इज अ ग्रेट स्किल टू हैव जब तुम लाइक मूड बोर्ड्स वगैरह प्रेजेंट कर रहे हो क्लाइंट पे। एक ना हाफिजेडली ऑर्गेनाइज्ड कुछ मूड बोर्ड दिखाते हो, उससे बेटर यही होता है कि क्लाइंट को ना ऑर्गेनाइज करके दिखाओ, एकदम क्लीन लाइंस है, तो वो थोड़ा क्लेनलीनेस दिखता है। और जो लास्ट है वो है डेक्स। डेक्स मतलब ये प्रेजेंटेशन तुम्हारे थॉट फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए डेक्स यूज करता है। डेक्स पे तुम्हारे जितने स्किल सेट्स है वो कंबाइन होके वो बनता है तुम्हारा। एंड जब तुम सीख चुके हो ना, पूरी इंडस्ट्री तुम्हें बोलेगी कि तुम्हें काम के लिए पैसे नहीं चार्ज मतलब फ्री में काम नहीं करना चाहिए, काम के लिए तो पैसे चार्ज करो तुम, चाहे तुम 10 रुपए लो।
देखो, 10 रुपए का काम तुम करते नहीं हो, तुम बहुत टैलेंटेड डिजाइनर हो, ठीक है। तो तुम, जब तुमने सीख लिया ये चीज, उसको अप्लाई करने के लिए तुम फ्री सर्विस देते हो। अब ये फ्री सर्विस क्या होता है, जैसे हमने कॉलेज में डिजाइन प्रोजेक्ट्स वगैरह करे थे, तुम क्या कर सकते हो कि तुम जैसे किसी का ब्रांड है, ठीक है, उसके ब्रांड के लिए तुमने बोला कि यार आपके लिए ना फ्री में मेरे को प्रेजेंटेशन बनानी है, और आप मेरे को रिव्यू कर दोगे इस प्रेजेंटेशन का। तो कोई भी फाउंडर है वो बोल देगा ठीक है, अगर अगर जल्द ब्रांड स्टार्ट हो रहा है, फ्री में मेरे को प्रेजेंटेशन मिल जाएगा तो तुम कर दो। तो उसके हिसाब से वो अपना फीडबैक देगा, फिर तुम समझते हो कि मतलब वो जो फीडबैक दे रहा है क्या वो डिजाइन डिजाइन रेलेवेंट है, या फिर वो अपनी टेस्ट तुम पे डाल रहा है। तो ये सब चीजें तुम, छोटी छोटी चीजें ना वो तुम समझते हो। फिर तुमने किसी लोकल ठेले वाले का तुमने ब्रांडिंग कर दी, ठीक है, यही कर दी। या फिर तुमने कोई स्मॉल बिजनेस का सोशल मीडिया पोस्ट बना दिया और उसकी फॉलोअर काउंट बढ़ा दी। तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, तीन चीजें इकट्ठा करनी है। पहला तुम्हारा ब्रीफ जो तुम ले रहे हो उनसे, दूसरा हो गया कि तुम्हारा काम, और तीसरा उस काम का क्या नतीजा रहा, क्या आउटकम रहा है। अगर मान लो कोई फूड ठेला है, तुमने नोटिस करा कि यार पहले इसके यहाँ पे 100 कस्टमर आ रहे थे, अब जब से मैंने इसका कार्ट को एकदम नियॉन ग्रीन कर दिया, अब यहाँ पे 150 कस्टमर आ रहे हैं। तो तुम आउटकम देखते हो उसका कि अच्छा, इस कलर से और ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो वो तुम कलेक्ट करने लगते हो अपने अपने चीजों में। फेज 4 आता है व्हेन यू गेट अ जॉब, ठीक है। एंड आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट से होते हैं, लोगों को फ्रीलांसर बनना होता है, बट इट इज द बेस्ट वे टू गेट क्लाइंट्स, ठीक है। एजेंसी एक बहुत ही खराब जगह होती है जहां पे एक डिजाइनर काम कर सकता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और डिजाइनर को वहां पे काम करना चाहिए। और एजेंसीज में हर डिजाइनर एक्सप्लॉइट होता है उस, और वो मैं मानता हूँ कि हर डिजाइनर एक्सप्लॉइट होना चाहिए। और ये चीज मैं अगले हफ्ते के रील्स में बताऊंगा ये चीज क्यों। क्योंकि जब तुम एक्सप्लॉइट होते हो ना, तो तुम्हें सेल्फ वर्थ का पता चलता है। तुम बोलते हो कि भाई ये नहीं कर सकता मैं, भाई इतने पैसे में इतना नहीं कर सकता, तो तुम्हें पता चल गया कि तुम कितना कॉस्टिंग करोगे अपना। फिर तुम बोलते हो कि भाई ऐसे एनवायरनमेंट में तो बना करना ही नहीं काम। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि जब तुम बिजनेस बनाओगे तो तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। फिर तो ये सब चीजें ना बहुत पता चलता है। और सेकंड ये होता है कि एजेंसी एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे हाई वॉल्यूम के लोग आते हैं और हाई वॉल्यूम के लोग छोड़ते हैं। वो कॉन्स्टेंटली लगा होता है क्योंकि वो मॉडल ही थोड़ा टॉक्सिक है। तो जब तुम जाते हो वहां पे, तो तुम लाइक अगर कोई एजेंसी में 20 लोग काम कर रहे हैं, तो तुम्हें पता है एक पॉइंट पे वो 20 के 20 लोग कहीं और होंगे, कहीं और कहीं भी काम कर रहे हैं। तो वो नेटवर्किंग के लिए नंबर 1 जगह है। अब तुम क्या करोगे, तुम बेसिकली एजेंसी में अप्लाई करोगे, तुम पोर्टफोलियो डालोगे। उसके अंदर सिंपल फॉर्मेट है, तुम स्टार्ट करो, बताओ कि मैं ये हूं और ये मेरी आइडियोलॉजी है, ठीक है। फिर तुम बताओगे कि देखो ये मेरे स्किल सेट्स है, वो हमने पता कर लिया पिछले फेजेस में कि हमारे स्किल सेट्स क्या क्या, लाइक क्या क्या हमको आता है। उसके बाद तुम ये दिखाते हो कि देखो ये प्रोजेक्ट्स मैंने करी है, तुमने फ्री सर्विस दे रखी है, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट की लिस्टिंग है, जहाँ पे तुम बताओगे, तुम ऐसे लिटरली हुक की तरह सोचोगे ना इसको, रील की, कि आउटकम दिखाओगे कि मैंने एक स्मॉल बिजनेस के पेज पे लाइक 1500 फॉलोअर्स तक उसको ग्रो करा। तो ये तुम्हारी आउटकम हो गए। उसके बाद फिर तुम ये बताओगे कि तुमने क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी, जैसे कि ना वो क्लियरली बता नहीं रहा था स्मॉल बिजनेस कि वो क्या बेचते हैं। सेकंड ये है कि उनकी जो टारगेट ऑडियंस थी उसके हिसाब का ग्राफिक्स नहीं बन रहा था। क्या क्या सोल्यूशन दिया तुमने, तुम्हारा सोल्यूशन ये है कि तुमने ये देखा कि वीकली मैं 3 पोस्ट करूंगा, 3 कैराउजल करूंगा और उनको उनसे 2 रील बनवाऊंगा। तो दैट इज समथिंग दैट वाज अ सोल्यूशन। और फिर अपने काम का तुम सैंपल दिखाते हो, और उसके बाद फिर तुम आउटपुट दिखाते हो, जैसे तुमने स्क्रीनशॉट डाल दिया उसके डैशबोर्ड का कि देखो भाई ये है एविडेंस, और ऐसे मैंने लाइक ग्रो करा है उसके पेज को। तुम्हारे पास आ गया पोर्टफोलियो, जो लिटरली 98% डिजाइनर से बेटर है। क्योंकि उसमें क्या होता है वो तुम पता ही है भाई, मैंने हायर करा हुआ है लोगों को। कोई भी जॉब करते तुम, वो इंटेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। मैंने आज तक जितने भी जॉब्स करे वो सब में इंटेंट ओरिएंटेड था, सिवाय पहले वाले का। पहले वाला तो मुझे जस्ट लाइक जॉब चाहिए था, इसलिए। जब दूसरा जॉब गया तो मैं ये देख रहा था कि एजेंसी क्लाइंट कैसे लेती है। तो मेरी दोस्ती बिजनेस डेवलपमेंट वालों के साथ हुई है, फिर पता चला कि डेक्स कैसे बनती है। फिर मैंने उनके डेक्स एनालाइज करे और मैंने देखा कि भाई ये तो बहुत बकवास है, इससे बेटर तो मैं बना दूं, इससे अच्छा तो मेरी डिजाइन स्कूल की प्रेजेंटेशन थी। तो
उससे मेरे को पता चला कि अच्छा ऐसे बनता है। फिर मैं नेक्स्ट जगह पे गया, एक ग्लोबल ब्रांड के साथ मैंने इंटर्नशिप कर ली। मैं उनको बोला कि आप मेरे को 40,000 रुपए दे दो, चलेगा मेरे को, बट मुझे मुझे दिखाओ कि तुम ब्रांडिंग कैसे करते हो तुम ग्लोबल ब्रांड्स के लिए। तो मैंने फ्रेमवर्क्स देखी, समझी, उसके बाद फिर मैं वहां से जब निकला, तब अब मेरे पास एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर मैं अपनी ब्रांड्स, अपने जो क्लाइंट्स उसके लिए ब्रांडिंग करता हूँ। सो इंटेंट ओरिएंटेड जॉब्स करो हमेशा। तो एजेंसी में जाके तुमने एक सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर मिलेगा, तुम्हें एक हाई वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट्स मिलेगा। तुम्हारा काम बड़े बड़े ब्रांडों में पड़ी होगी, जैसे मेरा काम मैं बोल सकता हूँ कि भाई बैगरीज में पड़ी है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के लिए हमने करा था, नीरज चोपड़ा के साथ हमने काम करा था। ऐसे बड़े बड़े लाइक ब्रांड्स में ना तुम्हारा काम पड़ जाएगा, उससे तुम क्रेडिबिलिटी बनाओगे। अब आते हैं फेज 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम जानते हो अपना टाइप। अब तुम्हें समझ आ गया, तुमने तुमने पढ़ाई कर ली, तुमने फ्री में सर्विस दे दी, तुमने ये पहला जॉब कर लिया। अब तुम्हें पता है कि तुम क्या हो, क्या तुम थिंकर हो, डूअर हो, या मैनेजमेंट हो। देखो थिंकर क्या होता है ना, वो बहुत जल्दी क्रिएटिव और आइडिएशंस कर सकता है। जैसे कि कुछ कैंपेन का आइडिया है, ब्रांड का कैंपेन का आइडिया है, वो बोलते तुम बोलते हो कि चलो एक ना आर्ट इंस्टॉलेशन करते हैं इस जगह पे, और उससे लाइक ट्रैफिक के बीच में रहेगा तो लोगों को पता चलेगा। तो थिंकर्स, तो तुम थिंकर वाली कैटेगरी में आते हो। या फिर तुम कोई क्लाइंट ब्रीफ आता है तो उसको तुम लोग जल्दी ट्रांसलेट कर लेते हो क्रिएटिव्स में, और क्रिएटिव्स क्लोज हो जाती है। थोड़े राइटर बैकग्राउंड के लोग से, तुम्हें तुम्हारी डिजाइन राइटिंग बहुत स्ट्रांग है, जिसमें तुम लिख के बेच सकते हो, कॉपी राइटिंग वगैरह करिए तुमने, ये चीजें तुम्हारा अच्छा है। जैसे कोई फीडबैक देता है ना कि इसको जस्ट थोड़ा सा पॉप करा दो, या फिर इसमें थोड़ा एक्साइटमेंट डालो, ये चीजें उसको तुम डी को कोड कर सकते हो, उसको डीकंस्ट्रक्ट करके तुम एक्चुअली डिलीवर करते हो, और क्लाइंट बोलते हैं कि भाई ये बहुत सही है। और दूसरा होता है कि तुमको ब्रीफ दे दिया, उसके बाद तुम्हें सीनियर्स के साथ ना, लाइक सीनियर्स का डायरेक्शन नहीं चाहिए। तुम जाके ऑलरेडी 4 काम दिखाते हो सीनियर को, और सीनियर बोलते हैं ये चारों सही है या 2 सही है, इन दोनों में से एक जो तुम्हें सही लगे आगे पुट कर दो, क्लाइंट को दिखा दो। तो तुम थिंकर हो बेसिकली। फिर डूअर होते हैं जो ना हाईली स्किल्ड होता है। ये लोग क्रिएटिव्स बनाते हैं एकदम, मतलब फोटो रियलिज्म एकदम, सुपर ऑसम ग्राफिक्स बनाते, तुम्हारी इलस्ट्रेशन एकदम भाई देख के क्लाइंट बोल रहे भाई साहब यार यही तो चाहिए अपने को। तो तुम स्किल्ड क्रिएटिव्स हो। तुम्हारा ये चीज होता है कि ना, जैसे तुम बोलते हो कि भाई ये पॉप पॉप मत कराने के लिए बोलो, मुझे एग्जैक्टली बताओ कि तुमको चाहिए क्या, मैं कर दूंगा। तुम बता दो मुझे कि ये कलर को चेंज करो तो तुम कर दोगे। तो ये क्वालिटीज अगर तुम में, तो तुम एक डूअर हो। और फिर तुम्हें बहुत स्पेसिफिक फीडबैक चाहिए होता है क्रिएटिव्स के अंदर, तुम्हें थोड़ा डायरेक्शन चाहिए होता है, और तुम्हें विजुअल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता है। कि भाई एकदम मिक्स मीडिया आर्ट करते एकदम ना, वो ये वाली जो स्टाइल है ना, मेरी इंस्टाग्राम फीड पे देखी थी, ये वाले ब्रांड पे अप्लाई करके देखते हैं कैसा लगता है। तो दैट मीन्स यू आर अ डूअर। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है ना, ये लोग हमेशा क्लाइंट फेसिंग चीजें करते हैं। जैसे कि मान लो कोई प्रोजेक्ट आया, तो ये उसकी बात सुनता है, उसकी बात सुनता है, उसकी बात सुनता है, फिर वो बोलते हैं कि चलो ये डायरेक्शन में जाते हैं, बट इसमें से ये आइडिया लेते हैं, और फिर वो पूरा चीज ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। फिर उसमें ना टेस्ट होता है थोड़ा सा, कि जिसमें वो डिसीजन ले सकता है। फीडबैक आया क्लाइंट का, तो वो चेकलिस्ट बनाता है कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। फिर वो नेगोशिएट करता, अच्छा ठीक है इसकी जगह पे ये कर दो। तो वो चीजें ना मैनेजमेंट का पार्ट होता है। एंड बहुत लोग मैनेजमेंट के लिए बने होते हैं, बट बिकॉज मैनेजमेंट डायरेक्टली कोई जा नहीं सकता, तो वो फंस जाते हैं वहां पे, तो उनको थिंकर या डूअर बनना पड़ता है। बहुत लोग डूअर या थिंकर होते हैं, और जब वो मैनेजमेंट में जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता है क्या काम करना है, और वो सारा खुद ही करने लग जाता है। तो ये है, मेरे केस में मैं थिंकर डूअर का कॉम्बो में हूँ। तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट हो जाता है मुझसे, बट आई डोंट एंजॉय इट। आई लव टू डू लाइक वर्क विद माय ओन हैंड्स। सो या तो मेरे को डेलीगेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ऑल्दो अभी मैं कंप्लीट मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट होने का कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज सारा काम मैं अकेला नहीं कर पाता। अब ये जब तुम्हें समझ आ गया, तब तुम जॉब स्विच मारो। अब हो गया है एजेंसी लाइफ, अब अपने को चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस, अपने को चाहिए थोड़ा पीस ऑफ माइंड। और हम घुसते हैं कॉर्पोरेट के अंदर। कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट या ब्रांड साइड घुस जाओ, कोई भी एक ब्रांड हो गया जो तुम अप्लाई करो, जहां पे तुम्हारा एक्सपर्टीज है। लेट्स से एजेंसी में बहुत सारे एफएमसीजी क्लाइंट्स थी, तो तुम क्या करते हो कि कोई भी क्लाइंट वहीं पे अप्लाई कर देते हो, या फिर सिमिलर लाइन में अप्लाई कर देते हो। थोड़ा सा स्टेबिलिटी आता है, और ब्रांड साइड थोड़ा ज्यादा पे करता है, जहां तक मेरे को लगता है ना। एजेंसी साइड में पैसा है, तो उसमें ना ऐसा होता है कि स्टार्टिंग बहुत कम होता है, लाइक देते नहीं है ना के बराबर। जो मिडिल वाला होता है वो एवरेज कमाता है। और उसके बाद जो एकदम जो ऊपर बैठा है भाई, वो जो पार्टनर बन चुका है,
उसमें बहुत पैसा होता है। तो या सो यू कैन जस्ट चूज। ब्रांड साइड के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो डिफरेंट बनता है। इसके अंदर ब्रांड ब्रांड में ना तुम्हारा काम से ज्यादा तुम कल्चर फिट हो कि नहीं वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि स्किल सेट डेवलप हो जाती है, कल्चर फिट कोई नहीं है, अगर माइंडसेट मैच नहीं करता है तो फिर भाई नहीं। और दूसरा चीज है कि अगर तुम एजेंसी से ब्रांड स्विच मारते हो ना, तुम्हारी थोड़ी इज्जत होती है वहां पे। बोलते हैं कि भाई ये एजेंसी से आया है, ये बहुत पिटाई है, इसको पता है कि कैसा काम होता है। तो जनरली इसीलिए ब्रांड साइड में थोड़ा सा इज्जत बढ़ जाता है। तो मेरा मेरा जूनियर था, मेरे टीम में था, उसको मैंने ट्रेन करा था एनिमेशन में। तो जब वो ब्रांड साइड गया भाई, लोग ऐसे थोड़ा इज्जत देते थे, वो जो बोल देता था वो सुन लेते थे लोग, ये उसके सीनियर सुन लेता था उसका बात। तो है थोड़ा सा ये। बाकी इनका पिच डेक बहुत सिंपल है। व्हाट सो यू स्टार्ट विद व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है, क्या तुम करना चाहते हो उस ब्रांड के साथ, थोड़ा रिसर्च करो। और देखो कि जो ब्रांड्स है उनमें क्या प्रॉब्लम है, या फिर किस एरिया में तुम एक्सेल कर सकते हो। जैसे कि तुम पाइपलाइंस डिजाइन कर सकते हो। जो मेरा ये था कि जब मैं एजेंसी में था, मैंने इतनी स्मूथ पाइपलाइन डिजाइन करी थी कि मुझे पता होता था कि इस हफ्ते कौन से ब्रांड से कितने वीडियोस आना है, और मुझे पता था कि कौन बंदा इस ब्रांड का काम करेगा। तो उस हिसाब से मैंने पाइपलाइन बनाई थी, और एक्सट्रीमली एफिशिएंट वर्क निकल रहा था। और क्लाइंट भी रुक जा रहा था, क्योंकि उस टाइम एजेंसी से बहुत क्लाइंट जा रही थी। तो तुम किस जगह अच्छे हो वो तुम्हें लिखना है। फिर तुम अपना नाम लिखते हो कि तुम क्या हो और तुम क्या काम करते हो। उसके बाद फिर तुम अपनी आइडियोलॉजी लिखते हो, जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन फॉर क्लैरिटी एक आइडियोलॉजी हो गया। फिर तुम लिखते हो तुम्हारे वर्क एक्सपीरियंस, कहाँ कहाँ तुमने काम करा हुआ है। या फिर वहां पे तुम वो भी डाल सकते हो कि तुम्हारे एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस क्या है, अगर तुम कहीं से सर्टिफिकेशन लिए हो, या फिर तुमने जो प्रोजेक्ट्स करी है, जिन जिन के लिए प्रोजेक्ट्स करिए, फ्री में सर्विस दिए, सबका लोगो डाल दो उसके अंदर। उसके बाद फिर तुम लिखते हो कि तुम्हारी 3 एक्सपर्टीज क्या है। 3 इज अ गोल्डन नंबर ऑनेस्टली स्पीकिंग। 2 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, आई डोंट नो। उसके बाद 2-2 स्लाइड के तुम एक डेक बनाते हो, जिसमें अंदर सेम थिंग लाइक आउटकम, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, सैंपल और आउटपुट। ये चारों का मिला के 2-2 स्लाइड के तुम वो बनाते हो अपने वर्क के बारे में। नाउ इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा तुम्हारा आउटकम, क्योंकि भाई अभी तुमने एजेंसी में काम करा है, तो तुमने काम करा हुआ है पार्ले, केलॉग्स, ऐसे ऐसे ब्रांड के साथ। तो बड़ा बड़ा ब्रांड आएगा तुम्हारे तुम्हारे नाम के अंडर में। तो वो भी एक अच्छा दिखाता है। उसके बाद क्या रोल सीक आउट कर रहे हो तुम बोलोगे कि मैं थोड़ा सीनियर डिजाइनर के पोजीशन पे जाना चाहता हूँ, या फिर जाना चाहती हूँ। एंड देन यू क्लियरली स्टेट कि इधर पे रीच आउट कर लेना मुझे। और गोल्डन रूल ये है कि ऑफर लेटर है हाथ में तो ही जॉब स्विच मारो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब ना तुम कॉर्पोरेट में घुस चुके हो। कॉर्पोरेट का अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। कॉर्पोरेट का ये है कि कॉर्पोरेट में चलता है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। कॉर्पोरेट में जाते ही सबसे पहला चीज है कि हम दुनिया के सबसे नाइसेस्ट इंसान है। हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हम हेलो बोलते, थैंक यू बोलते हैं, हम सुप्रभात, नमस्ते, पैर पड़ते, ऐसे ऐसे वाले लोग हैं। और हम है गो टू पर्सन। तुमको कुछ शेयर करना है तो वो हमारे पास है, बट हमारे बारे में कोई नहीं जानता है उनको। किसी को कुछ नहीं पता है सिवाय कि हम बहुत अच्छे डिजाइनर हैं और हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं जानता है। सेकंड ये है कि तुम्हें ये देखना है कि वो कंपनी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, ठीक है। और तुम्हें लिस्ट बनानी है 4-5 प्रॉब्लम जो है, उसमें से एक प्रॉब्लम उठानी है और उसको सॉल्व करनी है तुमने, ठीक है। और ये जो 5 प्रॉब्लम्स है, ये दूसरे एम्प्लॉयज से बात करो कि भाई ये प्रॉब्लम तुम्हारे पिछले कंपनी में भी थी क्या। अगर थी तो तुम डेटाबेस बना रहे हो कि एक्चुअली कंपनीज में क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो उससे तुमने पूरा मैप आउट कर लिया अभी, और वैलिडेट कर लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना मुझे ये स्किल सेट चाहिए। जैसे मेटा एड्स रन करना एक स्किल सेट हो गया, ठीक है। अब मेटा को समझना एक चीज हो गया। एक हो गया कि ईमेल मार्केटिंग, एक वो हो गया। तो एक साइड स्किल सेट्स यहाँ भी सीखने लगो उस चीज के अराउंड। और क्या करो कि तुम चूज करो एक प्रॉब्लम जो उस कंपनी के लिए सॉल्व कर सकते हो, एक पिच टेक बनाओ और अपर मैनेजमेंट को पिच कर दो। उससे क्या होगा कि तुम लाइक आंखों के सामने रहोगे ये चीज, और तुम्हारी थोड़ी वैल्यू बढ़ती रहेगी। और अप्रेजल तो खैर वो तो जोक है ही, बट एनीवेज तो अप्रेजल में थोड़ा तुम्हारा कंसिडर किया जाएगा, बोले कि यार नहीं यार ये थोड़ा एंथु एंथु है ये बंदा थोड़ा, तो करना पड़ेगा ये चीज। तो ये क्या करता है कि तुम
वो जब सॉल्व कर लेते हो तो कंपनी के पास होती है डेटाबेस। अब डेटाबेस में ये होता है कि कंपनी तुमको बता सकती है कि देखो इस प्रॉब्लम का ये रिजल्ट आया है। जैसे ये था कि एक बटन है, अगर बटन की साइज तुमने बड़ी कर दी तो उसका क्लिक रेट बढ़ गया, तो तुम वैसे डेटा ना तुम निकाल सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट चीज ये है कि अपन को पेचेक्स कलेक्ट करना है, 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस निकालना है कॉर्पोरेट में से, और 1 मंथ का वेकेशन का टाइम, ठीक है। जो भी तुम्हारा ड्रीम प्लेस है, मान के चलो तुम्हें बाली जाना है, बाली जाके 1 महीने रहना है, तो वो पैसा कितना होना चाहिए, प्लस 1 साल की तुम्हारी लिविंग एक्सपेंसेस, मिनिमल लिविंग एक्सपेंसेस, वो कैलकुलेट करके उतना पैसा बचाओ और निकल लो। अब टाइम आता है व्हेन यू बिकम द वन, ठीक है। जॉब तभी क्विट करना जब ये एक तो पैसा हो और दूसरा आइडिया पे कन्विक्शन हो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसका तुम्हें पता है, ऑलरेडी वैलिडेटेड है, लोगों ने बोल रखा है कि ये प्रॉब्लम दूसरे ब्रांड्स के पास है। तो अब तुम्हारे पास ये चीज भी आगे, और एक वेकेशन ले लो, 1 महीना मस्त बाली वाली घूम के आओ, चिल मारो। बहुत चिल मारने के बाद फिर चालू होता है तुम्हारी बहुत ज्यादा रगड़ने वाला पीरियड। तुम चालू करो काम करना, अब होगा ये दिन रात काम, जो 9 to 5 था वो अब बन चुका है 9 to 11 रात के, ठीक है। तो करते करते, और दूसरा ये चीज है कि सेल्स सीख लो। 2 बुक्स है, $100 million लीड्स एक होता है, और एक $100 million ऑफर्स। ये 2 बुक्स का सेट है जो अभी मैं भी पढ़ रहा हूँ, उससे काफी कुछ पता चला है कि कैसे पोजीशन करना है खुद को। और ये फ्री वेबिनार का जो आइडिया था, ये भी उसमें लिखा हुआ है कि ये चीज करो तुम, और ये करते रहो। सो दिस इज गोइंग टू हैपन अपेरेंटली। ओके, एंड देन तुम्हें पोजीशन करना है कि तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद का चालू होता है तुम्हारा पैसा कमाना। इसके अंदर क्या होता है कि 3 स्टेप सोल्यूशन निकालो किसी प्रॉब्लम का, और पहला प्रॉब्लम तुम फ्री में दे दो। जैसे मेरे क्लाइंट्स को मैं ये बोलता हूँ कि एक काम करते हैं हम लोग ना एक ब्रांड विजन स्टेटमेंट एक्सरसाइज करते हैं। पहले हम लोग चार्ज करते थे उसका, अब फिर अभी मैं वो तो फ्री में करने लग गया हूँ। ब्रांड विजन स्टेटमेंट एक्सरसाइज के लिए मैं क्लाइंट को बुलाता हूँ किसी कैफे में, हम लोग बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, बातें करते हैं, 6 क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर कर देता है। और एक के बाद एक जब प्रॉब्लम्स आने लगता है, शेयर हो गई, अब मेरे पास लिस्ट ऑफ चीजें, उसमें से एक चीज मैं सॉल्व कर दूंगा उसको फ्री में, और बाकी के लिए मैं पैसे मांग लूंगा, या फिर एक चीज को सस्ते में कर दूंगा। जैसे एक ब्रांड आया था अभी, उसके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाना था। अभी ऑब्वियसली बात है, उसकी जो मेजर ब्रांडिंग एक्सरसाइज है वो बहुत ही महंगा होने वाला है, बट उनका लाइक लिटरली 20,000 के अंदर मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के दे दिया उनको। मैं बोला ठीक है, अब आपका इस प्रेजेंटेशन को यूज करो आप, और इससे आप स्पॉन्सर्स लेके आओ अपने इवेंट के लिए भर भर के। तो इट वर्कड आउट। सो नाउ दे आर गेटिंग स्पॉन्सर्स विद दैट। एक बार स्पॉन्सर्स आ गए, फिर हम लोग उनकी अगले फेज की ब्रांडिंग स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स हाउ देयर आर टेक्निक्स फॉर अर्निंग एंड ऑल। सो ये 9 फेज के बाद इसके बाद क्या होता है उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो मैं ही पहुंचा हूँ। एक बार आइडिया होते तो आगे भी मैं शेयर कर दूंगा। तो दैट गेट्स अस टू द एंड ऑफ दिस होल थिंग। ये थी एक एक तरीका है जिससे तुम्हें सक्सेस मिल सकता है इन ग्राफिक डिजाइन। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज की एंड तक आते आते तुम एक ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो, तुम एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। बेसिकली तुम एक बिजनेस डेवलपर हो, तुम एक सेल्समैन हो, या सेल्स वुमेन हो, व्हाटएवर। सो बेसिकली दैट्स द थिंग। एक रिक्वेस्ट है कि टॉप मेट पे आप एक फीडबैक शेयर कर दो अगर आपको वैल्यूएबल लग रहा है ये पूरा चीज।